रघुनाथ की मौत के बाद जैसे सीता की दुनिया ही उजड़ गई थी। अब उसके सिर पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। एक दिन सीता अपने बच्चों के लिए सरपंच के पास मदद मांगने जाती है। सरपंच जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मकान योजना में हम गरीब का भी नाम जुड़वा दीजिए। अगर बारिश से पहले घर ना बना तो मेरी झोपड़ी बर्बाद हो जाएगी और मेरा परिवार बेघर हो जाएगा। देख सीता, अगर संभव होता तो मैं जरूर तेरा नाम जुड़वा देता, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। जी सरपंच जी, लेकिन मैंने सब कागज जमा कर दिए थे। वो सब कागज अधूरे हैं, समझी? अब मेरा समय खराब मत कर और जा खेतों में काम कर ले। सीता चुप हो जाती है और खेतों की तरफ जाने लगती है। फिर सरपंच का नौकर धीरे से पास आता है। मालिक, ये औरत तो ठीक कह रही है, इसके सभी कागज पूरे हैं और इस बेचारी का घर तो पूरे गांव भर में कमजोर है। न जाने किस दिन की बारिश इसके घर को तबाह कर दे। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? जाकर काम कर अपना। कुछ समय बाद जब खेत का काम खत्म करके सीता घर जाती है तो बारिश चालू थी। घर में बच्चे कंबल से लिपटे थे। माँ, हमारा कंबल भीग गया है, बहुत ठंड लग रही है। चिंता ना कर बेटी, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ, फिर घर गर्म हो जाएगा। सीता लकड़ी उठाती है, लेकिन सारी लकड़ियाँ भीग चुकी थी, जिसके कारण आग नहीं जलती। तो लकड़ियाँ भी भीग चुकी हैं। लगता है आज घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। कुछ देर बाद झोपड़ी की दीवार दरक चुकी थी। सीता उठकर उसे देखती है। हे भगवान, दीवार तो नीचे गिरने वाली है। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है और एक तेज आवाज के साथ दीवार गिर जाती है। कुछ ही देर में आधी झोपड़ी मलबा बन जाती है। माँ, हमें बचाओ। डरो नहीं मेरे बच्चों, माँ है ना तुम्हारे साथ। पूरी रात वो बच्चों को छाती से चिपकाकर बैठी रहती है, कांपती है और आंसुओं से भीगती रहती है। अगली सुबह सीता बुखार में तप रही होती है। घर का आधा हिस्सा ही बचा था जहाँ पर सीता बीमार होकर लेटी पड़ी थी। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, वहाँ डिब्बे में कुछ बचा होगा, तुम और भोला खा लो, माँ आज नहीं खाएगी। कुछ दिन बाद सीता बुखार से थोड़ी ठीक होती है। फिर वो सरपंच जी के खेतों पर पहुँच जाती है। अरे सीता, तू? हाँ सरपंच जी, मेरी झोपड़ी गिर गई थी। उस रात भीगने की वजह से बुखार आ गया था तो काम पर नहीं आ पा रही थी। देख सीता, एक के न आने से मैं अपना काम तो नहीं रोक सकता। मैंने तेरी जगह किसी दूसरे मजदूर को रख लिया है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन सरपंच जी, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। अगर आप भी काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अब वो मजदूर आया है, उसे मैं काम के लिए मना नहीं कर सकता। सीता अब पूरी तरह बेरोजगार हो जाती है। घर में राशन खत्म हो गया था। राशन ना होने की वजह से अब खाना भी नहीं बन पाता। माँ, भूख लगी है। आज थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, कल कुछ लेकर आऊंगी। सीता रात को अकेले में बैठी थी। बाहर अंधेरा, भीतर सन्नाटा था। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? अब सीता गांव के कुछ लोगों से रोटी मांगकर अपने बच्चों को देने लगती है। माँ, तू भी खा ले। नहीं बेटी, तू और भोला खा लो, माँ का पेट तो बच्चों को देखकर भर जाता है। हर दिन बारिश तेज होती जा रही थी। झोपड़ी अब और भी कमजोर हो गई थी। हर कोना भीग चुका था। एक रात फिर तेज तूफानी बारिश होती है। इस बार सीता की झोपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब सीता की झोपड़ी टूट चुकी थी। पेट की आग बुझाने का कोई जरिया नहीं बचा था। इस तरह से सीता ने हार मान ली थी। अगली सुबह वो उठी, बच्चों को और सामान को लेकर चुपचाप गांव छोड़कर निकल गई। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बस बेटा, जहाँ हमें मंजिल ले जाए। वैसे भी अब इस गांव में हमारा कुछ भी नहीं बचा है। आधा दिन निकलने के बाद वो सभी गांव से दूर एक ऊंचे खजूर के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहाँ की जमीन सूखी थी, पत्तियां घनी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। कितना शांत है ये पेड़, इसके मजबूत पत्ते तो हमें बारिश से बचा सकते हैं। माँ, क्यों ना हम इसके पत्तों से घर बना लें? अरे हाँ बेटी, ये तो हो सकता है। मैंने कहानियों में सुना था कि केले के पत्ते से घर बनाया जा सकता है, तो क्यों ना हम इस खजूर के पत्तों से अपना घर बनाएं? माँ,
तो क्या हम भी पत्तों से घर बनाएंगे? हाँ बेटा, हम तीनों इस घर को मिलकर बनाएंगे। ये घर ही हमें बारिश और आंधी तूफान से बचा सकता है। सीता ने काम शुरू कर दिया। वो पेड़ से गिरे पत्ते बटोरने लगी और पास के जंगल से बांस की पतली लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। इन पत्तों को अच्छे से जोड़ना होगा और लकड़ियों को बांधना होगा ताकि दीवार बन सके। माँ, ये देखो, ये पतला बांस मिल गया और ये पत्ते भी बड़े हैं। शाबाश बेटे, आज तू सच में अपने पिताजी की तरह हिम्मती लग रहा है। तेरे पिताजी होते तो खुद अकेले ही इस खजूर के पत्तों से झोपड़ी बना देते। कई घंटों की मेहनत के बाद सीता और उसके बच्चों ने मिलकर एक खजूर के पत्तों से घर तैयार कर लिया। इस खजूर के पेड़ में से फल भी निकल रहे थे, जिन्हें खाकर और कुएं के पानी को पीकर उन्होंने पेट भर लिया था। रात होती है, फिर सभी जमीन को साफ करके पत्तों पर ही सो जाते हैं। माँ, मुझे जमीन पर सोने पर डर लग रहा है। हाँ माँ, कहीं यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा? अरे बच्चों, तुम आराम से सो जाओ। हमने जो पत्तों और लकड़ी से गेट बनाया है उसे झोपड़ी के आगे लगा देंगे, फिर कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद सभी बच्चे सोने लगते हैं। तभी बाहर आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। माँ, ये तो बादलों की गरज है। लगता है आज रात भर बारिश होने वाली है। हाँ माँ, अब क्या होगा? क्या ये घर तेज बारिश में सुरक्षित रहेगा? हाँ बच्चों, खजूर के एक एक पत्ते बहुत मजबूत हैं। चाहे आंधी हो या तूफान, ये हमारी रक्षा करेंगे। सीता अपनी बात खत्म करती तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश की बूंदें सीता के घर पर गिरने लगी थी। थोड़ी ही देर में बारिश इतनी बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कोई बादलों में से पत्थर मारने लगा हो। वो पत्थर रूपी बूंदें खजूर के पत्तों पर तेज तेज आवाज करने लगी थी। माँ, लगता है बाहर बारिश तेज हो गई है। पत्तों की इतनी तेज आवाज आ रही है, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उस रात की तरह। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, मेरे पास आ जाओ। कुछ देर बाद बारिश धीमी हो जाती है, लेकिन पत्तों की वो आवाज अब बच्चों के लिए जैसे मन बहलाने का जरिया बन चुकी थी। पूरा परिवार उस दिन पत्तों की आवाज और ठंडक को महसूस करते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब सीता की आंख खोलती है तो वो देखती है बारिश थम चुकी थी और चारों तरफ हरियाली थी। अंदर भोला और मुनिया अभी भी चैन की नींद सो रहे थे। अरे बच्चों, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। माँ की आवाज सुनकर दोनों बच्चे उठ जाते हैं। कुछ देर बाद भोला माँ से बोलता है, माँ, अगर खजूर के पत्तों से घर बनाया जा सकता है तो और भी चीजें क्यों नहीं बनाई जा सकती? कौन सी चीजें बेटा? जैसे कि हवा करने का पंखा, सोने के लिए चटाई और टोकरियाँ। हाँ माँ, ये तो भैया ने सच कहा। हम इन चीजों को बनाकर बाजार में बेच भी सकते हैं, और तो और हम खजूर के फल भी बेच सकते हैं। अब सीता ने धीरे धीरे पेड़ से पके खजूर तोड़ना शुरू किया। उन्हें साफ किया, धूप में सुखाया, फिर एक पोटली में बांधकर गांव की तरफ निकली। बहन, ये ताजे ताजे खजूर हैं, आज ही पेड़ से तोड़े हैं, खा के देखो, बहुत मीठे हैं। अरे सीता, तू अब खजूर बेचने लगी? हाँ बहन, पेट के लिए कुछ तो करना होगा ना। मैं समझ सकती हूँ बहन, पति के गुजरने के बाद तुम्हारे घर की हालत कैसे रहे होंगे, ये बात पूरा गांव अच्छे से जानता है। बहन, खजूर तो वाकई मीठे हैं। अगले हफ्ते मेरा बेटा शहर से आने वाला है, मैं तो उसे गांव के खजूर दे दूंगी। हाँ, क्यों नहीं बहन, जितने चाहिए उतने खरीद लो। धीरे धीरे सीता की बात फैलने लगी। हर हफ्ते 2-4 औरतें उसके यहाँ खजूर लेने आने लगी। फिर सीता की हिम्मत बढ़ गई। एक शाम वो अपने पत्तों की बनी झोपड़ी में बैठी थी। उसने पत्तों की चटाई और हाथ का पंखा बनाने की कोशिश की तो सब कुछ ठीक ठाक बन रहा था। अब बच्चे भी सीता की मदद करने लगे थे। माँ, अब तो सभी चीजें बनने लगी हैं, हम इन सभी चीजों को भी बेच सकते हैं ना? हाँ बेटी। अगली सुबह सीता ने पेड़ के सूखे पत्ते इकट्ठा किए और पानी में भिगोकर उन्हें मुलायम किया। फिर पत्तियों को मोड़कर डलिया बनाना शुरू की। माँ, ये तो टोकरी है, ये तुमने कैसे बनाया? ये सब मैंने बचपन में अपनी माँ से सीखा था। अब हम इस तरह की टोकरियाँ बनाकर भी बेचेंगे। अब सीता खजूर के पत्तों से नई नई चीजें बनाकर बेचने लगी थी। एक दिन शाम को सभी लोग पत्तों के घर में बैठे थे। तभी मुनिया बोलती है, माँ, हम कब तक ऐसे ही फल खाकर गुजारा करेंगे? क्या हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जलेगा? चिंता ना कर बेटी, अब तो हमारे पास कुछ पैसे भी आ गए हैं।
मैं कल ही राशन ले आऊंगी। बेटा, हम खेती भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सभी चीजें शुरू करेंगे। अब गांव की महिलाएं सीता से डलिया और पंखे भी खरीदने लगी थी। एक दिन राधा के साथ गांव की दूसरी औरतें भी कुछ सामान खरीदने सीता के घर के पास आती हैं। बहन, ये चटाई बहुत सुंदर बनी है। ऐसी चटाई तो शहरों में भी नहीं मिलती है। हाँ बहन, मेहनत से जो बनता है वो अच्छा ही लगता है और टिकाऊ भी होता है। बताओ बहन, आपको कितनी चाहिए? मुझे एक दे दो। मुझे तो 2 दे दो। मेरे घर की दोनों चटाई खराब हो गई है। इस तरह से लोगों की नजरों में सीता बदल गई थी। जो पहले बेबस और अकेली मानी जाती थी, अब सब उसे इज्जत से देखने लगे थे। गांव की औरतें अब सीता के बारे में बातें भी करने लगी थी। अरे बहन, सुना है सीता अब खुद कमाती है, पूरे घर की जिम्मेदारी खुद ही उठा रही है। वो खजूर वाली सीता? हाँ बहन, उसने तो खजूर के पत्तों का ही घर बना दिया है। हाँ बहन, केले के पत्तों का घर तो सुना था, सीता ने तो खजूर के पत्तों से घर बना दिया। और तो और उसने खजूर के पत्ते से घरेलू सामान भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से गांव की औरतें उसका सामान खरीदने लगी हैं। समय बीतता है, सीता की मेहनत रंग ला रही थी। अब उसके घर में चूल्हा भी जलने लगा था। एक दिन सीता घर में खाना बना रही होती है, तभी बच्चे गर्मी से परेशान होकर बोलते हैं, माँ, ये चूल्हे से निकलने वाली गर्मी तो पूरा घर गर्म कर रही है। हाँ बेटी, लेकिन बाहर तो बारिश होती है, तो ऐसे मौसम में बाहर खाना बना पाना मुश्किल है। कोई बात नहीं माँ, हम खजूर के पत्तों से एक रसोई घर भी बना देते हैं। फिर आराम से रसोई घर में खाना बन जाएगा और हमारा घर हमेशा ठंडा रहेगा। फिर सीता और बच्चे मिलकर एक छोटा सा रसोई घर भी बना लेते हैं। अगले दिन सीता की कमाई ज्यादा होती है, तो सीता आज शाम को पकौड़े बनाने वाली थी। शाम होते ही रसोई घर में सीता पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। उधर बाहर बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन भोला और मुनिया तो पत्ते के घर में खेलने में मग्न थे। तभी उन्हें पकौड़े की खुशबू आती है। अरे मुनिया, लगता है माँ पकोड़े तल रही है। चलो ना रसोई घर में चलकर देखते हैं। लेकिन भैया, बाहर तो बारिश हो रही है, हम भीग जाएंगे। अरे मुनिया, कौन सा रसोई ज्यादा दूर है, घर से ही तो चिपकी है। बस जरा सी बूंदें गिरेंगी हमारे ऊपर और फिर बारिश के मौसम में पकोड़े खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अब क्या था, दोनों भागते हुए रसोई घर में जाते हैं। माँ, पकोड़े बन गए क्या? बाहर बारिश हो रही है, बारिश में पकोड़े खाकर तो मजा ही आ जाएगा। क्या बाहर बारिश हो रही है? अरे, मुझे तो इस रसोई घर में बारिश का पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता माँ? ये कोई ऐसा वैसा घर थोड़ी है, ये तो मजबूत खजूर के पत्तों वाला घर है। इस तरह से अब सीता का छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपने खजूर के पत्तों वाले घर में रहने लगते हैं।